चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम लोग जो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे, आज हमें उसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 12। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग। आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखो, नोटबुक भी साथ में रखो, जैसे हर एक सम करते हो वैसे इसमें भी करते जाएंगे। कि इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है कि धारा और मीरा ये दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है 3:2 रेशियो है, और यहाँ पर है ना उनका ऑलरेडी बना हुआ फाइनल अकाउंट है, जहाँ पर फाइनल अकाउंट में देखो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन करके एक दिया हुआ है, और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट दी गई है हमें, बराबर ना। यहाँ पर कंबाइन करके ऑलरेडी बना हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट भी बना हुआ है। लेकिन ये जो है ना वो चीज़ें ऐसे समझो कि भाई उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट किसे कहते हैं हम लोग, कि भाई पूरा हमने सम कर लिया, पूरा अकाउंट लिख लिया, उसके बाद कुछ याद आया कि यार ये सब चीज़ें तो गिनी ही नहीं हमने, बराबर ना। तो ये ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं कि आखिरी में पता चला यार ये तो गिना ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, फिर से पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है। हमारे लिए समझो कि भाई नॉर्मल जैसे सम करते हैं वैसे ही करना है। आपको जनरली होता है ट्रायल बैलेंस में सब चीज़ें लिखी हुई होती है, उसकी जगह पर यहाँ पर आपको दो अलग अलग अकाउंट में डिवाइड करके दे दी गई है कि भाई एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, ऐसे डिवाइड करके नाम दे दिए गए हैं। कोई कंफ्यूजन मत करना है इसमें, कि कोई घबराना मत कि भाई अलग समय या कुछ कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल सम करते हैं वैसे ही करो। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट क्लियर करो, फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो नाम दिए हुए हैं, वो नाम खाली लिखते जाओ उसमें। देखो मैं सम करवा रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा उसमें। जैसे इसमें सबसे पहली चीज़ तो वो क्लियर करते हैं कि भाई अकाउंट कौन से बनाने हैं, कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाने हैं कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आपके देखो वो बैलेंस शीट दी गई है ना, उस बैलेंस शीट में देखो सिर्फ कैपिटल ही लिखा हुआ है कि कैपिटल करंट दोनों लिखे हुए हैं। तो बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है ना, धारा में सिर्फ कैपिटल है, कैपिटल नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स दी गई है, पर खाली कैपिटल ही है ना। मीरा में भी ऐसे ही कैपिटल, कहीं पूरे में कुछ करंट अकाउंट लिखा हुआ है नहीं, मतलब इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाना है। बाकी के सब अकाउंट बनाएंगे, मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, भले आधे आधे पेज पे बना लेना उसे, बरोबर ना। ट्रेडिंग अकाउंट छोटा रखना भाई, समझो 25% पेज पे ये लिखना, 75 पे ये लिखना आप लोग, बरोबर। इसमें दोनों कंबाइन दिए हुए हैं, उसमें से अलग अलग लिखना है। उसमें कंबाइन है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें उसमें से छांट कर लिखना है कि भाई कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में लिखेंगे, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, ऐसे अलग करके लिखना है उसमें से, बरोबर ना। और कुछ नहीं करना है बाकी का। ये अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट ये एक पेज पे आधा आधा बना लो, और तीसरे पेज पे ये बनाओ बैलेंस शीट पूरा, ठीक है ना। अब इसमें भी सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट क्लियर करते जाएं, वो लिखते जाएं हम लोग। जैसे पहला एडजस्टमेंट है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट गिना नहीं, वो भूल गए, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा। कैपिटल कहाँ पर है, तो देखो कैपिटल बैलेंस शीट में होगा, बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना। धारा का कैपिटल लिखा हुआ है 1,60,000 और मीरा का कैपिटल लिखा हुआ है 1,20,000। जो कैपिटल है वही लिखना है, हाँ, उसी पे ही 5% इंटरेस्ट गिनना है। जो नेट प्रॉफिट है ड्राइंग है उसे नहीं लिखना है, वो ध्यान देना, उसे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो कैपिटल है उस पर 5% गिनो। तो ये दोनों का जो कैपिटल है वो कैपिटल सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, जैसे हर सम में करते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ना क्रेडिट साइड पे, यहाँ पर पहले ऊपर लिख देते हैं टू एंड बाय, फिर पहली लाइन में ही लिखते हैं कि बैलेंस बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि दोनों का जो बैलेंस है कितना है। तो भाई धारा का कैपिटल है 1,60,000, 1,60,000 और मीरा का 1,20,000 है, बराबर ना। 1,60,000 एंड 1,20,000, इस पे 5% गिनना है हमें, इस पे 5% इंटरेस्ट गिनना है। तो उसके नीचे ही लिखा जाएगा कैपिटल इंटरेस्ट, जो बैलेंस लिखा है उसके नीचे कैपिटल इंटरेस्ट। भाई 1,16,000 है तो उसके 5% हो जाएंगे 8,000, और 1,20,000 है उसके 5% हो जाएंगे 6,000। ये दोनों का इंटरेस्ट हुआ, और ये एडजस्टमेंट है तो उसकी दूसरी एंट्री चाहिए ना हमें। इसकी दूसरी एंट्री करते हैं कैपिटल इंटरेस्ट की अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ये पार्टनर को ही देना है तो पार्टनर की एंट्री अप्रोप्रिएशन में ही आती है ना। एक यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखा कैपिटल इंटरेस्ट, तो दूसरी एंट्री करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे, कि यहाँ पर भी टू एंड बाय लिख दें,
ऊपर एक लाइन छोड़ दें और लिखें वहां पर कैपिटल इंटरेस्ट के जिसमें धारा का 8,000 और मीरा के 6,000, तो टोटल बाहर आ जाएगा 14,000 रुपीज। बरोबर, ये कैपिटल इंटरेस्ट गिन लिया, पहला एडजस्टमेंट क्लियर। फिर दूसरा एडजस्टमेंट है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन गिनना है। तो देखो बैलेंस शीट में होती है ना बिल्डिंग, बिल्डिंग देखो बैलेंस शीट में कितनी दी गई है 2,40,000, इस पे 10% डेप्रिसिएशन गिनना है। तो बिल्डिंग कहाँ लिखते हैं, बिल्डिंग लिखते हैं यहाँ पर एसेट्स में, एसेट साइड पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ऊपर एक लाइन छोड़ के लिख देंगे भले कि भाई ये बिल्डिंग 2,40,000 है, 2,40,000 की बिल्डिंग और उस पर माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 10%, मतलब 24,000, 24,000 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा फिर 2,16,000 रुपीज, 2,16,000 बाहर बचेगा। बरोबर ना, 2,40,000 में से 24 माइनस, और ये जो डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट है उसकी दूसरी एंट्री। तो डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, वो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे कि ये हमारा डेप्रिसिएशन लॉस है इसीलिए, तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे ऊपर टू एंड बाय, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000 रुपीज। बराबर, सेकंड भी हो गया ना, जैसे सब सम में करते हैं वैसे ही करना है, कोई नया सम नहीं है, खाली आपको दिया हुआ अलग है, बाकी सम तो वैसे ही मेथड से करना है। अब सेकंड एडजस्टमेंट के बाद थर्ड एडजस्टमेंट है कि प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹400, कि प्रीपेड सैलरी है, एडवांस में दी हुई सैलरी है 400 रुपये। तो पहले तो सैलरी कहाँ पर है, तो सैलरी देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, उसमें दी गई है सैलरी 8,000 रुपीज़, 8,000 की सैलरी है, और उसमें से 400 रुपये एडवांस में दिए हुए हैं, एडवांस में दिए हुए हैं मतलब उसमें से माइनस करेंगे। अगर बाकी होते ना भाई 400 रुपये देने बाकी है तो उस 8,000 में प्लस कर दे, फिर एडवांस में दिया हुआ है तो उसमें से माइनस करेंगे। तो ये सैलरी लिखते कहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही, उसी में ही लिखते हैं ना, उसी में एडजस्टमेंट गिनेंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हैं सैलरी, तो वो लिखी जाएगी भाई सैलरी यहाँ पर 8,000 की है, 8,000, और उसमें से माइनस प्रीपेड, प्रीपेड 400, 400 उसमें से माइनस करेंगे तो बाहर कितना बचेगा 7,600। और ये जो प्रीपेड सैलरी है उसकी दूसरी एंट्री कहाँ, इस एडजस्टमेंट की भी दूसरी एंट्री चाहिए, तो उसकी दूसरी एंट्री आती है बैलेंस शीट में एसेट में, प्रीपेड एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में दे दिया है ना तो वो हमारी एसेट होती है, क्योंकि कोई वर्कर को मैंने सैलरी एडवांस में दे दी, अब उससे मुझे सर्विस लेनी है, बरोबर ना, तो जो कुछ भी लेना बाकी हो तो एसेट में, अगर सैलरी देनी बाकी होती ना तो लायबिलिटी में लिखते भाई देना बाकी है। बरोबर, ये एसेट है, मतलब प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी एसेट कहलाती है, सैलरी एडवांस में दे दी अब सर्विस लेनी है उनसे। तो ये ध्यान देना प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा एसेट में ही आते हैं, कि प्रीपेड सैलरी वो 400, 400 की प्रीपेड सैलरी। ओके, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट है फोर्थ वाला कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड 800, कि भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट 800 रुपये नहीं मिला है, मतलब मिलना बाकी है, अभी नहीं मिला है, मिलना बाकी है। तो ये तो इनकम हुई ना हमारी, के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ऊपर देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 24,000 का है, उसके ऊपर 800 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा जो अभी बाद में मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना उसको दो तरह से लिख सकते हो, कि अगर इन्वेस्टमेंट में प्लस करके लिखना है तो भी चलेगा कि हाँ भाई उसके ऊपर ये मिलने वाला है इंटरेस्ट, और अगर उसमें प्लस नहीं करोगे डायरेक्ट लिखोगे ये इंटरेस्ट तो भी चलेगा। आप प्लस कर दो ना, हर एक में जैसे करते हैं वैसे ही, कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000 का, तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट में ही होता है, इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट ही आती है, इसमें भी देखो एसेट साइड पे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट 24,000 का है और प्लस उस पर लिखेंगे इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट होगा उस पर 800 रुपये का, 800 रुपये का इंटरेस्ट। तो ये 800 रुपये का इंटरेस्ट मतलब अब टोटल हमें इन्वेस्टमेंट के साथ हो गया 24,800 रुपये। और ये 800 की दूसरी एंट्री भी चाहिए ना हमें, इसकी दूसरी एंट्री चाहिए ना,
ये 800 रुपये की इनकम है, भले अभी नहीं मिली बाद में मिली है तो इनकम ना, मिलेगा ना इंटरेस्ट, तो इसलिए उसकी दूसरी एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कि ये 800 रुपये मिलेंगे हमें, बराबर, ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे लिखेंगे, वहां पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपीज, ये 800 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ध्यान आ रहा है ना, एडजस्टमेंट सब ध्यान देना कि भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला था तो उतना इंटरेस्ट प्लस किया, और दूसरा यहाँ पे इसको प्लस ना करना हो, अलग से लिखना हो तो भी लिख सकते हो कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 रुपये डायरेक्ट बाहर और इन्वेस्टमेंट अलग डायरेक्ट बाहर, वो भी चलेगा, दोनों सही है। फिर उसके बाद जो एडजस्टमेंट है नंबर 5, बेड डेब रिजर्व 1200 इज टू बी मेंटेन। बेड डेब रिजर्व 1200 रुपये गिननी है। बेड डेब रिजर्व किसके ऊपर गिनते हैं, तो वो गिनते हैं डेप्टर्स के ऊपर, डेप्टर्स के ऊपर 1200 रुपये की ये बेड डेब रिजर्व गिनते हैं ना, याद है ना। तो बताओ डेप्टर्स कहाँ पर हैं, एसेट साइड पे देखो बैलेंस शीट में कि उसमें जो है वो डेप्टर्स दिए हुए होंगे, आखिरी में दिया हुआ है 56,000, ये 56,000 उस पे ये बेड डेब रिजर्व गिनते हैं, बरोबर ना। तो बेड डेब रिजर्व वहां पे गिनेंगे कि ये डेप्टर्स वो दिए हुए हैं 56,000 के, और उसमें से माइनस BDR बेड डेब रिजर्व 1200 के, 1200 रुपये की बेड डेब रिजर्व उसमें, बरोबर। इसमें बेड डेब नहीं है, कल मैंने सामने फॉर्मेट बताया था कि डेप्टर्स में से पहले बेड डेब माइनस करते हैं फिर बेड डेब रिजर्व माइनस करते हैं, इसमें बेड डेब है ही नहीं, सिर्फ बेड डेब रिजर्व माइनस करनी है। तो बेड डेब रिजर्व 1200 रुपये की माइनस करेंगे तो बाहर कितना बचेगा, बाहर बचेगा 54,800, 54,800। और ये जो 1200 रुपये की बेड डेब रिजर्व है वो नुकसान ही होता है ना, वो नुकसान लिखेंगे यहाँ पे, बेड डेब रिजर्व यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बरोबर। कल मैंने बेड डेब का भी पूरा फॉर्मेट बताया था, बेड डेब टी मतलब ट्रायल बैलेंस, बेड डेब एडजस्टमेंट, बेड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट बताया था ना, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, क्योंकि बेड डेब रिजर्व है। क्या दूसरी कोई बेड डेब रिजर्व पूरे क्वेश्चन में दी गई है, ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, कहीं पर भी और कोई बेड डेब रिजर्व है, नहीं है, बेड डेब है वो अलग लिखेंगे, बेड डेब रिजर्व और कोई नहीं है तो उसको फिर यहाँ पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूर नहीं है, सिर्फ ये एक ही बेड डेब रिजर्व लिख देंगे, बरोबर ना। जब बेड डेब रिजर्व दोनों साथ में दिए गए हो ना, दोनों काउंट करने हैं तो यहाँ पूरा फॉर्मेट बनाना है, जैसे कल वाले सम में हमने बनाया था, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है इसमें, ये हर सम में ध्यान रखना। तो बेड डेब रिजर्व भले डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेड डेब रिजर्व BDR वो 1200 का, 1200 बेड डेब रिजर्व, बरोबर, ये भी एडजस्टमेंट हुआ। उसके बाद है सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो परचेज कहाँ पर है चेक करो, बैलेंस शीट में नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है ना, उसमें परचेज नहीं लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब परचेज ही हुआ, परचेज का एक दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये परचेज है। परचेज दिया ना 4,64,000, उस 4,64,000 में 1,600 लिखना भूल गए, वो उसमें प्लस करेंगे। तो परचेज कहाँ लिखते हैं, परचेज लिखते हैं यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ना परचेज, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर टू एंड बाय इसमें भी लिख दें। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे परचेज लिखो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, जो आपको लिखना हो, कि अगर मैं भले परचेज ही लिखूँ कि परचेज 4,64,000 रुपीज़ परचेज और प्लस नॉट रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड NR या UR लिखो अनरिकॉर्डेड, वो कितने हैं 1600, 1600 का परचेज बाकी है, तो अंदर अमाउंट लिखी जाएगी फिर 4,65,600, 4,65,600, बराबर, ये परचेज हो गया। और ये एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, तो परचेज पे कोई भी एडजस्टमेंट हो ना, उसकी दूसरी इफेक्ट जाती है क्रेडिटर्स के ऊपर, ये पहले भी मैंने बताया था। सेल्स पे कोई भी इफेक्ट हो तो दूसरी एंट्री डेप्टर्स पे करते हैं, और परचेज पे कोई भी इफेक्ट हो तो उसकी दूसरी एंट्री क्रेडिटर पे जाती है, बराबर। तो अगर परचेज में प्लस किया है भाई, परचेज बढ़ाया तो उतना ही
क्रेडिटर भी बढ़ेगा। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में लिखते हैं। वहाँ क्रेडिटर में भी उतना प्लस होगा 1600। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में देखो कितने दिए हुए हैं, 32,000 दिए हुए हैं, उसमें ये 1600 प्लस होंगे। तो लायबिलिटी में ऊपर 4-5 लाइन छोड़कर फिर लिखते हैं कि क्रेडिटर्स वो 32,000 है और प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड परचेज है ना, NRP नॉट रिकॉर्डेड परचेज, वो हुआ 1600। 1600 रुपये उसमें प्लस करेंगे तो बाहर हो जाएगा 33,600 रुपीज़। बरोबर ना? कितना आ जाएगा? 33,600। ये इसका एडजस्टमेंट हुआ। समझ आई ना बात? ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया ना? सभी एडजस्टमेंट हो गए मतलब आधा सम तो हो गया हमारा, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे? अब जो ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ना, उसमें जो जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखते जाएंगे। वो खाली क्लासिफिकेशन करना है, कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में लिखेंगे, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, खाली वो क्लासिफिकेशन करना है। और उसके बाद जो बैलेंस शीट में सब अमाउंट है वो बैलेंस शीट की अमाउंट तो ऑलमोस्ट बैलेंस शीट में ही आएगी। बरोबर ना? अब एक एक करके लिखते जाए ना उन सब की अमाउंट्स। तो देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो दिया हुआ है वो सब लिखते जाएं। पहले डेबिट साइड पर लिखें। डेबिट साइड की जो जो चीज़ें हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन परचेज, वो तो लिख दिया था हमने, वो लिख दिया ना। दूसरा ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। खाली यही डिसाइड करना है इन दोनों में से कहाँ लिखें। ये सम तो उल्टा इजी, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें आएगी नहीं, ना ही इसमें आएगी। जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो इन दोनों में ही क्लासिफिकेशन करना है कि कहाँ कहाँ लिखें। जैसे ऑफिस एक्सपेंस है 80,000, तो वो यहीं पे ही लिखेंगे P&L में। यहाँ पे लिखें ऑफिस एक्सपेंस, मैं छोटी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ क्योंकि सब फिर आएगा नहीं। ऑफिस एक्सपेंस से कितने दिए हुए हैं? 80,000 रुपीज़। 80,000 ऑफिस एक्सपेंस है। फिर उसके बाद दिया हुआ है शोरूम रेंट 10,000 का, तो वो रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं। तो शोरूम रेंट 10,000, वो भी यहीं पे ही लिखा जाएगा। बराबर। उसके बाद दिया हुआ है पैकिंग एक्सपेंस 12,000, तो पैकिंग एक्सपेंस भी यहीं पे ही, वो भी यहीं पे ही आते हैं कि पैकिंग एक्सपेंस वो दिए हुए हैं 12,000 रुपीज़, पैकिंग एक्सपेंस 12,000 के। फिर बेड डेब 8,000 की, बेड डेब भी यहीं पे ही लिखते हैं, तो उसके साथ लिखें ये बेड डेब 8,000 रुपीज़, BD बेड डेब 8,000। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 14,000, वो भी यहीं पे ही आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 14,000 रुपीज़, वो भी यहीं पे ही आया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20,000, वो भी यहीं, सेलिंग एक्सपेंस भी यहीं पे ही आता है। SD सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20,000, वो 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। बराबर। उसके बाद दिया हुआ फाइनेंशियल एक्सपेंस 6,000, फाइनेंशियल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस के ही हैं। F एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस 6,000 रुपीज़। ठीक है, सिंपल है ना, वही साइड पे ही लिखते जाना है ना एक्सपेंस पे। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 16,000, सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे, वो भी यहीं पे कि सन्ड्री एक्सपेंस 16,000 रुपीज़, तो वो 16,000 यहाँ पर। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद सैलरी, तो सैलरी लिख दी थी हमने, सैलरी यहाँ पे लिख दिया था पहले ही, वो नहीं लिखेंगे। फिर टैक्स इंश्योरेंस 2,000, तो टैक्स भी यहीं पे ही लिखते हैं कि T&E टैक्स एंड TI टैक्स इंश्योरेंस वो 2,000 के। बराबर, ये सब लिखते हैं ना। और आखिरी में नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो नया ढूंढना पड़ेगा ना। बराबर ना, ये तो इनको क्लोज करके नेट प्रॉफिट बताया है, हमें तो नया ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा, आखिरी में जब बंद करेंगे उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट मिलेगा। बराबर, तो ये वाला नेट प्रॉफिट कहीं नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे जो दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है पहले सेल्स 7,84,000, तो सेल कहाँ पे लिखते हैं? वो ट्रेडिंग में, सेल्स तो उसमें ना, सेल्स यहाँ नहीं लिखते, वो सब एक्सपेंस थे, सब एक साथ लिख दिए यहाँ पर। अब सेल्स वो 7,84,000 वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं सेल्स 7,84,000 रुपीज़। बराबर, वो हो गया।
उसके बाद है सन्ड्री इनकम 7000, ये इनकम है तो इनकम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, वो हमारी इनकम हुई तो यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री इनकम 7000 रुपीज़, 7000 की इनकम, बराबर। और उसके बाद बेड डेब रिटर्न 1000, बेड डेब रिटर्न है, बेड डेब मतलब डूबे हुए पैसे, और उसमें से डूबे हुए पैसे में से कुछ रिटर्न मिल गया तो वो तो इनकम ही हुई ना हमारी, बराबर ना भाई। सामने वाले ने मना किया था कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं, वो बेड डेब हो गए, डूब गए पैसे, लेकिन फिर उसने दे दिए, फिर पैसे उनको एडजस्टमेंट हो गया होगा, दे दिए होंगे, तो ये बेड डेब रिटर्न मिली, ये इनकम हुई हमारी, तो ये 1000 रुपीज़ इनकम है जो यहाँ पे लिखेंगे। इनकम है तो क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे बेड डेट रिटर्न, बी डी रिटर्न, कितनी 1000, बराबर। सिंपल हो गया ना। उल्टा ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से सिंपल हो गया कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लासिफिकेशन एक ही साथ कर दिया। अब जैसे ये हुआ तो अब दूसरा बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट का क्लासिफिकेशन करें, उसकी भी ऑलमोस्ट चीज़ें बैलेंस शीट में ही आएगी फिर। अब बैलेंस शीट में जो जो दिया हुआ है ना कि भाई पहले कैपिटल लायबिलिटी साइड पे लिखें, तो देखो उसमें आता है, यहाँ बैलेंस शीट में ये चीज़ नोट करना है, कैपिटल लायबिलिटीज़ है तो कैपिटल की चीज़ें पहले कैपिटल में ही लिखेंगे और लायबिलिटी की चीज़ें लायबिलिटी में लिखेंगे, फिर कैपिटल क्लोज करके यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो मैं समझाऊँ कि जैसे इसमें लिखा हुआ है पहले धारा का कैपिटल 1,60,000, तो वो यहाँ पे लिखा था ना हमने 1,60,000, वो यहीं पे ही, वो यहाँ नहीं। धारा का कैपिटल यहीं लिखेंगे 160, डायरेक्ट वहाँ लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन फिर है ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा यहीं लिखो, फिर इसे क्लोज करके वहाँ लेके जाना आखिरी में। तो जैसे धारा का कैपिटल था 1,60,000, वो लिखा, फिर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो नहीं लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो नया ढूंढना है हमें, ये जो इन्होंने ढूंढा है वो तो गलत है, हमें नया फाइंड करना है नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट कहीं नहीं लिखेंगे। फिर नेट प्रॉफिट के बाद जो प्लस दिया हुआ है वो नहीं, फिर ड्राइंग दी गई है 48,000, ड्राइंग्स लिखते हैं, तो ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, इसमें नहीं, ड्राइंग लिखेंगे इसी में, कैपिटल अकाउंट में। हम जनरल ड्राइंग यहीं पे ही लिखते हैं ना, जो दारा की ड्राइंग है 48,000, तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कि यहाँ पर ड्राइंग्स 48,000 रुपीज़, बराबर। ध्यान देना खाली ये कैपिटल ड्राइंग वो यहाँ पे, बाकी सब तो बैलेंस शीट में ही लिखना है। फिर जैसे मीरा में भी दिया हुआ है, मीरा में कैपिटल 120, तो वो कैपिटल यहाँ पे 120, फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, और फिर जो ड्राइंग दी गई है उसकी 24,000, वो ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे, इसी ड्राइंग में ही लिखेंगे ना, 48,000 और उसके 24,000 रुपीज़, ये ड्राइंग्स हो गई, बराबर। खाली कैपिटल ड्राइंग यहाँ पे, अब जो चीज़ें दी गई है अब सब बैलेंस शीट में ही, अब और कहीं नहीं लिखना है। जैसे उसमें दिया हुआ है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो लिख दिए थे 32,000, फिर बिल्स पेएबल है 8,000, वो भी यहीं पे ही लिखते हैं, वो भी यहीं पे ही लिखा जाएगा, बिल्स पेएबल 8,000, वो यहाँ आ गया, हो गई ना लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड पे, और एसेट साइड पे जो दिया हुआ है तो हमें भी सब एसेट पे ही लिखना है, और कहीं थोड़ी, सब एसेट पे ही आएगा, खाली नाम लिखते जाओ एक एक करके। जैसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख दी थी 2,40,000, जो लिख दिया मत लिखना फिर से। फिर प्लांट मशीनरी है 20,000, तो वो लिख देंगे, वो यहाँ पे लिख दें प्लांट मशीनरी 20,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें एसेट दिया हुआ है, हम भी एसेट पे ही लिखते जाएंगे वो सब। प्लांट मशीनरी हो गई, फिर फर्नीचर 20,000 का, तो वो भी फर्नीचर 20,000, यहाँ आ गया फर्नीचर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 24, इन्वेस्टमेंट लिख दिया था पहले ही, तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर दिया हुआ है कैश बैलेंस 10,000, तो कैश भी यहीं पे ही, कैश बैलेंस यहाँ सिर्फ कैश 12,000, ये कैश बैलेंस हो गया 10,000, सॉरी 12 नहीं 10,000, कैश बैलेंस 10,000। उसके बाद बैंक बैलेंस 25,000, वो भी यहीं पे ही, बैंक बैलेंस यहाँ से बैंक लिखो भले 25,000, ये बैंक बैलेंस हो गया। उसके बाद दिया हुआ बिल रिसीवेबल 5,000, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, वो भी यहीं पे ही कि भाई बिल्स रिसीवेबल 5,000, ठीक है। और उसके बाद डेप्टर्स, डेप्टर 56, वो लिख दिए थे डेप्टर्स, हो गया ना। ये सम उल्टा बाकी सबसे सिंपल हो गया कि नहीं। बैलेंस शीट की चीज़ है बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की उसी में, सिंपल सा हो गया। और अब वे जैसे क्लोज करते हैं सब में वैसे ही, पहले इसको क्लोज करके यहाँ लिखें, फिर उसको यहाँ पे, इनको यहाँ, और फाइनली
यहाँ ट्रांसफ़र करें, हो जाएगा ना ऐसे ही सिंपल। तो अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करें। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखो क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है, जो सेल दी गई है वो लिख देंगे 7,84,000, वही टोटल यहाँ पर भी लिख देते हैं 7,84,000, और उसमें से ये माइनस करेंगे, उसमें से ये ऊपर की अमाउंट माइनस करें तो यहाँ की अमाउंट लिखेंगे 3,18,400, यहाँ पे कुछ बचेगा 3,18,400, बराबर ना। और ये जो आया 3,18,400 उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कि ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हमारा। उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डेबिट में है तो उसे ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर के ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हमारा 3,18,400। अब इसका टोटल, इस साइड का अगर टोटल करें तो इस साइड का टोटल आ जाएगा, वो आएगा कुछ 3,27,200, 3,27,200, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे। अब यहाँ स्पेस ही नहीं है मेरी जो मैं टोटल लिखूँ, वही टोटल यहाँ पे लिखेंगे 3,27,200, ठीक है ना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ 3,27,200, और उसमें से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है, उसमें से ये सब चीज़ें माइनस करें, और अगर ये सब माइनस करें ना तो कुछ बचेगा 1,26,400, क्या बचेगा 1,26,400, एकदम छोटी हैंडराइटिंग में मैंने लिखा है, ध्यान देना, ये नहीं तो अमाउंट सुनना, 1,26,400 बचेगा, और ये जो बचा ना वो हमारा कहलाया नेट प्रॉफिट, बरोबर। हम लोग लाइन में बरोबर लिखेंगे, मेरी तरह मत लिखना। 1,26,400 वो हमारा क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट कहलाया, और ये नेट प्रॉफिट फिर ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही बात है ना। इसमें जो प्रॉफिट मिला 126,400 वो यहाँ ट्रांसफ़र करें, उसे यहाँ पे लिखते हैं, वो डेबिट में मिला तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। नेट प्रॉफिट इतने सम हुए हैं, ये क्लोजिंग तो अब आपको ध्यान होगी ही कि भाई सबको कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखें 1,26,400, तो यहाँ पर भी वही टोटल आ जाएगा 126,400, और यहाँ पर भी वही लिखें 1,26,400, और उसमें से ये 14,000 माइनस करेंगे, तो ये अगर इसमें से 14,000 माइनस करें 26 में से 14 तो बचेगा 1,12,400, कितना बचेगा 1,12,400, ये मिलेगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट 1,12,400, जो हम लोग धारा और मीरा में डिवाइड करेंगे। और कैसे डिवाइड करना है, तो देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि उनका रेशियो 3:2 है, मतलब 1,12,400 को 3:2 में हम लोग बांटेंगे, ठीक है, 3:2 में कैसे बांटते हैं, ध्यान है ना, 112,400 को मल्टीप्लाई 3/5, 3 + 2 5 होता है, तो मल्टीप्लाई 3/5 तो धारा का हिस्सा मिलेगा, और वैसे ही मल्टीप्लाई 2/5 तो मीरा का हिस्सा मिलेगा, ऐसे बांटेंगे ना दोनों में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनका 3:2 में, 112,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 67,450, और इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 44,960, बराबर ना, 3:2 में मैंने ये डिवाइड किया। तो अब ये 3:2 में डिवाइड करके जो डिविजिबल प्रॉफिट मिला वो डिविजिबल प्रॉफिट अब हम लोग आगे ट्रांसफ़र करेंगे, आगे ना कैपिटल अकाउंट में लेकर आएंगे। ये डेबिट में है तो उसे ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ क्रेडिट में, यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट धारा में लिखा जाएगा 67,440, और उसमें लिखा जाएगा 44,960। अब क्या करें, तो अब इनका अकाउंट क्लोज करें, पहले एक धारा का क्लोज करें फिर मीरा का क्लोज करें। धारा में अगर इस साइड का टोटल हम लोग देखें ना तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा 8 और 7 5 and 3 2,35,440, 2,35,440, वही टोटल यहाँ पर भी 2,35,440, और उसमें से ये 48,000 माइनस करेंगे। तो इनमें से अगर 48,000 माइनस करें तो कुछ बचेगा यहाँ पर 440, यहाँ पर 7
एंड 2 में 8 एंड 1,87,440 बराबर। नंबर याद रखना 1,87,440 एकदम छोटी हैंड राइटिंग में आया। तो ये इसका टोटल आया, धारा का ये बैलेंस, उसके सामने लिखा जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 187,440, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ऐसे ही अब मीरा की क्लोजिंग करें तो इसमें अगर हम लोग क्लोज करें ना तो मीरा में भी इस साइड का टोटल आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 एंड 6 7 1,70,960 1,70,960। वही यहाँ पर भी 1,70,960 और उसमें से ये 24,000 माइनस करेंगे तो 70 में से अगर 24 माइनस करें तो वो बच जाएगा कुछ 1,46,960। ठीक है, और ये दोनों जो हुए ना, इसका 187,440 और इसका 1,46,960, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, वो बैलेंस शीट में जाएगा ना ऊपर, यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के जिसमें धारा का बैलेंस आया 1,87,440 एंड मीरा का बैलेंस आया उसमें 1,46,960 बराबर। तो इन दोनों का जो टोटल करें ना तो वो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 3,34,400 3,34,400, ये इसका टोटल। और फाइनली अब इन दोनों का टोटल करें, जो दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो जो दोनों का हमने टोटल किया ना तो इस साइड का टोटल आ गया 3,76,000 और इस साइड का टोटल भी आया 3,76,000। दोनों का टोटल इक्वल आया, मीन से सम हमारा करेक्ट है। तो समझ आया ना ये सम। इसमें देखो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट वो दोनों दिए हुए थे, तो उसके ऊपर से भी हमने सम वैसे ही किया जैसे हर सम करते हैं। ठीक है, अब ये सम भी एक बार अच्छी तरह से देख लो, रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो वो अच्छी तरह से समझ लो। तो अब जो उसके बाद के क्वेश्चंस है ना, आगे के सम्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।